तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की Q&A वीडियो के अंदर। समय आ चुका है, मंडे है और मंडे नाइट रॉ तो होती है, लेकिन मंडे जो डे है पूरा उसके अंदर हम Q&A की वीडियो करते हैं तो मजा आता है हमेशा आपके आंसर्स देके हर मंडे। डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी क्वेश्चंस अपने कमेंट करे आज कम्युनिटी टैब की पोस्ट में। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी टैब की भाई पोस्ट ही मिस हो जाती है, तो उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई कि मंडे को चेक कर लिया करो, दोपहर को 12-1 बजे के आसपास मैं पोस्ट डालता हूं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पहले डाल देता हूं। तो आप लोगों के क्वेश्चंस में आंसर करने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी दिवाली जो है वो काफी अच्छी निकली होगी और जो आप लोगों ने मजा किया होगा काफी सारा वीकेंड के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे गाइस अमन पटेल की तरफ से और पूछते हैं बेसिकली कि अलेक्सा ब्लिस जो है वो अब एंगेज हो चुकी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिनका नाम है रायन कैब्रेरा, और वो कह रहे हैं कि क्या इससे अलेक्सा ब्लिस के कैरेक्टर पे कुछ फर्क पड़ेगा, क्या वो जिस तरीके से एक्ट कर रही थी सोशल मीडिया पे वो डिफरेंट होगा या फिर नहीं, क्योंकि उनको भी फील्ड के साथ जो बेसिकली काम करना है एज उनका काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड, हम कह सकते हैं फील्ड एक्ट कर रहे हैं अलेक्सा ब्लिस के साथ इस समय पे, तो उसमें कुछ फर्क आएगा या फिर नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर ऑब्वियसली नो। और हम अब के-फेब में तो है नहीं भाई, हम बहुत सारी चीजें जानते हैं बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। और WWE के जो सुपरस्टार्स हैं ऐसा नहीं है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट अपने कैरेक्टर के लिए एक अलग से है और पर्सनल अलग से है, और वो सारी अपनी लाइफ की जो मोमेंट्स हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी शेयर करते हैं, सिर्फ उसको कैरेक्टर बेस्ड नहीं बनाते। क्योंकि अब हम साल 2020 में 1990 में नहीं है कि हमको कुछ पता ही नहीं कि बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है। तो आई डोंट थिंक इससे अलेक्सा पे कोई फर्क पड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है प्रतीक की तरफ से, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोमन रेंज मैच एट सर्वाइवर सीरीज। दो आउटकम है, या तो रोमन रेंज जीतेंगे या फिर रोमन रेंज हारेंगे, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो मेरे हिसाब से इस मैच की जो फिनिश है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि दोनों में से कोई भी चैंपियन क्लीन यहाँ पे हारेगा, और इसका मतलब ये भी है कि दूसरा चैंपियन क्लीन जीतेगा नहीं। तो एक बहुत बड़े रिटर्न की पॉसिबिलिटी या फिर एक बहुत बड़े सरप्राइज की पॉसिबिलिटी इस मैच के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं तुक्के लगा रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या WWE करने वाली है, लेकिन क्या ये पॉइंट होगा जब ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करेंगे, क्या अंडरटेकर की इन्वॉल्वमेंट किसी चैंपियन के साथ हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आई डोंट नो कि अभी कौन जीतने वाला है सर्वाइवर सीरीज के मैच को। बिल्ड थोड़ी और मुझे देखनी पड़ेगी इससे पहले कि मैं प्रेडिक्शन कर सकूं। अगला क्वेश्चन आता है सचिन जायसवाल की तरफ से और पूछते हैं डोंट यू थिंक इफ AEW move from Wednesday and if they buy some big names on their company then they can be very near to Raw viewership। अब देखो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पे कि Raw viewership जो है इस समय अच्छी नहीं आ रही और वो 1.7 से लेके 1.8 की रेंज में जा रही है, और AEW की व्यूअरशिप भी 700,000 से लेके 900,000 के बीच में, तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूअर्स का गैप है। और अगर इस 1 मिलियन व्यूअर की जंप करनी है तो पहली चीज ऑब्वियसली होगी कि वो NXT के साथ कंपीट ना करें, यानी कि वेडनेसडे को जो है वो अपना शो एयर करना बंद कर दें, जो कि इतना आसान नहीं होता करना क्योंकि टीवी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि AEW मान लो किसी और नाइट पे चली जाती है, फॉर एग्जांपल थर्सडे या फिर ट्यूसडे जिस दिन कोई रेसलिंग का कंपटीशन नहीं है, तो उनके 1 मिलियन के आसपास रेटिंग जो है वो पहुंच जाती है, बात हमने देखी है। और इसके ऊपर से अगर वो बड़े नाम को साइन कर ले, कोई बहुत बड़े बड़े रेसलर्स लें फॉर एग्जांपल CM पंक टाइप, तो उनकी जो रेटिंग है पहुंच सकती है 1.4 1.3 तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर हफ्ते इतनी आती रहेगी। मतलब रॉ की रेटिंग इस समय बहुत ज्यादा बेकार चल रही है जितनी होनी चाहिए और जितनी की नेटवर्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि AEW इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि 1-2 सुपरस्टार या फिर नाइट चेंज करने से पॉसिबल नहीं होगा। ये ओवरऑल एक शो की कंसिस्टेंसी बनाने से होगा, और लोगों का अगर इंटरेस्ट आएगा उस प्रोडक्ट के अंदर तभी वो उसको वीकली बेसिस पे देखेंगे। तो 1-2 बारी करना तो ये इजी है, और ये पूरी चीज जो मैंने आपको बताई है सिर्फ एक फैंटेसी है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी ये सही टाइम भी है AEW के लिए रॉ से कंपीट करने का। वो दिन अगर आएगा तो कभी फ्यूचर में होना चाहिए, लेकिन उनको अभी सिर्फ अपने ऊपर ही जो है फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे अभिजीत की तरफ से, बेस्ट एंड वर्स्ट मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया ऑफ लास्ट डेकेड। अब भाई देखो बेस्ट मेन इवेंट तो मेरे हिसाब से जो था वो डैनियल ब्रायन वाला ही था रेसलमेनिया 30 का, क्योंकि उससे ज्यादा जो पैशन था मैंने किसी और मैच के अंदर देखा नहीं, जो अटैचमेंट थी मैंने देखी नहीं। लेकिन अगर वर्स्ट की बात करें तो हम रेसलमेनिया 35 की बात कर सकते हैं, जो कि विमेंस का मेन इवेंट था। वो मैच बिल्कुल ही बकवास था और लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। आई थिंक रोमन रेंज वर्सेस ट्रिपल एच रेसलमेनिया 32 एक बहुत ही वाहियात मैच था, और उस समय लोग बिल्कुल भी उस मैच को देखना ही नहीं चाहते थे। और रेसलमेनिया 32 इतना ज्यादा लंबा पेपर व्यू ऑलरेडी हो चुका था कि रोमन रेंज वर्सेस ट्रिपल एच वाला मैच थोड़ा छोटा किया जा सकता था, अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन तब भी WWE ने उसको बहुत ही लंबा मैच बनाया और लोग बिल्कुल जो है
लोग बोर हो गए थे। और ये दोनों मैचेस, ये तीनों मैचेस जो मैंने मेंशन करे मैंने लाइव देखे हैं खुद, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आता है गौरव की तरफ से, WWE और AEW में जो रिसेंटली आई क्विट मैचेस हुए हैं उसमें जे उसो और एडी किंगस्टन ने आई क्विट कह तो दिया, लेकिन वो शो में अभी भी आ रहे हैं, तो स्टिपुलेशन का क्या मतलब हुआ? अब ये तो सिंपल है, आई थिंक कि आई क्विट का मतलब उस मैच तक था, उसमें कोई ऐसी स्टिपुलेशन नहीं होती कि आई क्विट का मतलब ये है कि भाई मैं WWE या AEW छोड़ के जा रहा हूँ। बेसिकली मतलब ये होता है आई क्विट का कि मैं इस मैच में क्विट करता हूँ, मैंने टैप आउट नहीं करा, मैंने जो है वो यहाँ पे सबमिट नहीं करा या फिर किसी तरीके से मेरे पे पिनफॉल नहीं करी गई, लेकिन मैंने अपने मुंह से बोला आई क्विट। तो बेसिकली स्टिपुलेशन इसलिए रखी जाती है ताकि अपोनेंट को और थोड़ा गिरा हुआ दिखाया जाए, और जो भी बंदा जीतता है उसके लिए एक और प्राउड मोमेंट होती है क्योंकि उसने अपने अपोनेंट के मुंह से चीज बुलवाई है आई क्विट, यानी कि जो है जो विनर था वो इतना भारी पड़ गया अपने लूजर के ऊपर कि वो चीज जो है उसने अपने मुंह से ही कहलवा दी। अगले क्वेश्चन आता है यहाँ पे गाइस, हर्ष की तरफ से पूछते हैं व्हाई डज WWE ऐड अ 90-day नो कम्पीट क्लॉज आफ्टर रिलीजिंग देयर सुपरस्टार्स? एक अच्छा क्वेश्चन है ये और इसका काफी सिंपल सा आंसर है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी हम सुपरस्टार ले, रिसेंटली फॉर एग्जांपल मीरो ले लेते हैं, रूसेफ, उनको जब रिलीज करा गया था, मान लो अगले ही दिन वो AEW में आ जाए तो कितनी ज्यादा जो है वो जोरों शोरों से उनके बारे में बात होनी शुरू हो जाती। एंड आई थिंक जो मेन रीजन है इसके पीछे WWE इसलिए करती है ताकि अगर कोई सुपरस्टार बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है और उसको रिलीज कर दिया जाता है तो वो उस चीज का फायदा ना उठाए और किसी और कंपनी में ना चला जाए। तो 90 दिन एक अच्छा खासा लंबा पीरियड होता है जिसमें सुपरस्टार के बारे में लोग भूलना शुरू कर देते हैं। यानी कि रोमन रेंज भी जब 3-4 महीने से नहीं आ रहे थे WWE में, हमने बाकी चीजों पे फोकस करना शुरू कर दिया था, हम बाकी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और जब रोमन वापस आए उनके बारे में फिर से बातें होनी शुरू हुई। तो ये 90 दिन का टाइम होता है कि उसके बाद वो बंदा फ्री है, किसी से बात कर सकता है और वो उस चीज का फायदा ना उठाए कि कंट्रोवर्सी के चलते ही वो दूसरी कंपनी स्विच कर ले। और ये चीज जो है आई थिंक बहुत ज्यादा हो रही थी मंडे नाइट वॉर्स के टाइम पे कि आज सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म और कल वो WCW में चला गया, और आई थिंक ये भी एक रीजन था कि आखिर क्यों ये क्लॉज लाया गया। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आता है मजिद की तरफ से और ये पूछते हैं कैन डार्बी एलिन बिकम अ मेन इवेंट सुपरस्टार इन फ्यूचर? ऑब्वियसली, और ऑलरेडी वो अपने पाथ पे चल रहे हैं TNT चैंपियन बनकर। सेथ रॉलिंस टेकिंग अ ब्रेक आफ्टर सर्वाइवर सीरीज एंड रिटर्निंग आफ्टर 4 to 6 weeks. Can we see Seth Rollins face turn and will he challenge Roman Reigns? अब आई थिंक कि 4 से 6 हफ्ते से तो ज्यादा आई थिंक सेथ रॉलिंस दूर रहने वाले हैं, क्योंकि अगर बेकी लिंच बर्थ देने वाली है अपने बेबी को, ऑब्वियसली तो सेथ वहां पे रहेंगे। एटलीस्ट 3-4 महीने का हो सकता है कि उनका गैप हो जाए। अगर वो चाहते हैं 4 से 6 हफ्ते बाद आना तो उनका कैरेक्टर भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक अभी भी सेथ रॉलिंस एज अ हील ही बेटर है। आई डोंट थिंक कि सेथ फेस वर्सेस रोमन हील इस समय काम करेगा, क्योंकि रोमन को जो है इस समय बिल्ड करने की जरूरत है, और सेथ फेस बनकर अगर रोमन से हारते हैं तो उसमें तो सेथ का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एंड आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर WWE इसमें सेथ रॉलिंस को एक बार फिर से रिवाइव करना चाहे एज अ बेबी फेस, क्योंकि लास्ट टाइम जब सेथ फेस थे फील्ड के अगेंस्ट लोगों ने बिल्कुल उनके अगेंस्ट टर्न कर लिया था, और इस समय अगर रोमन से सेथ हारते हैं तो शायद फैंस की तरफ से सेथ को थोड़ी सिंपैथी मिलेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी रेसलमेनिया से पहले होने का कोई भी चांस है। इसके बाद ये पूछते हैं कैन मिज कैश इन द मनी इन द बैंक टुमारो ऑन रॉ? अगर ऐसा होगा तो मिज का कैश इन फेल हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि रैंडी ऑर्टन के अलावा कोई भी सुपरस्टार है जो WWE चैंपियनशिप कैरी करेगा एट सर्वाइवर सीरीज। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे डॉक्टर ड्रोनेश की तरफ से, पूछते हैं फील्ड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट सर्वाइवर सीरीज। ये आई थिंक मैंने लास्ट वीक भी करा था आंसर क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से मैच नहीं होने वाला। अगर होता है तो ये फिर से वही है कि जो भी हारेगा उसी का नुकसान है, और आई डोंट थिंक इन दोनों कैरेक्टर्स में से किसी को भी अभी एक लॉस की जरूरत है। ऑब्वियसली अगर कल ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है ऑर्टन के साथ और उसमें फील्ड इंटरफेयर करते हैं और मैकिंटायर उसकी वजह से हार जाते हैं तो फिर ये मैच हो सकता है और फिर मैकिंटायर फील्ड को हरा देंगे सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन इसका कुछ खास आई डोंट थिंक मतलब बनेगा कि इन दोनों सुपरस्टार्स को बिना किसी टाइटल के लड़वाया जाए और दोनों में से किसी को भी जो है वो लॉस मिले। तो आई थिंक दोनों को सेपरेट रखना फिलहाल सही रहेगा। इसके बारे में पूछते हैं रे मिस्टीरियो की नेक्स्ट फ्यूड क्या होगी? क्या ये मर्फी के साथ या फिर डोमिनिक के साथ जो है मर्फी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ सकते हैं? वेल आई थिंक कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, और ऑब्वियसली अगर सेथ जा रहे हैं यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज के बाद तो उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और टैग टीम टाइटल्स के लिए मैं उनको लड़ता हुआ देख सकता हूँ। जबकि मैं हर बार बोलता हूँ कि सिर्फ टैग टीम्स को ही टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन इस समय इतनी ज्यादा कमी है कि इनको डेफिनेटली मैं इसके अंदर देख सकता हूँ। और ऑब्वियसली एक पॉइंट ये भी है कि डोमिनिक की जो ग्रोथ है उसमें काफी अच्छी होगी अगर वो मिस्टीरियो के साथ एक टैग टीम में काम करते हैं। इनका अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इफ विंस डाइज सडनली इन 2 years एंड बैकअप प्लान?
भाई देखो, पहली बात तो है कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसे जो है एकदम से किसी की डेथ हो जाए या फिर कुछ भी, हम ऐसी चीजें विश नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो आई डोंट नो कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सिर्फ यही होगा कि ये रेसलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी, क्योंकि विंस मैकमैन इज द गाय हु हैज बीन लीडिंग रेसलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। और अगर विंस मैकमैन जब भी मतलब उनकी डेथ होती है तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डार्क डे होगा रेसलिंग के अंदर। और उसके बाद क्या होगा, आई डोंट थिंक कि उसके लिए कोई प्लान करके फिलहाल चल रहा है। हो सकता है कुछ टाइम बाद इसके लिए WWE प्लान करना शुरू करे, पर ऑब्वियसली ट्रिपल एच या फिर कोई ऐसा बंदा होगा जो कि उसके ऊपर टेक ओवर कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है अंकित की तरफ से, डू यू थिंक द WWE स्लोगन देन नाउ फॉरएवर विल बी ओवर एज द कंपनी इज डिक्लाइनिंग एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन अप विद प्रो रेसलिंग? वेल, आपकी कहीं ना कहीं तक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देन नाउ फॉरएवर है तो किसी रीजन से है। और बहुत सारी मोमेंट्स पहले ऐसी भी आ चुके हैं WWE की हिस्ट्री में जब लग रहा था कि ये कंपनी खत्म होने वाली है। उसका प्राइम एग्जांपल है मंडे नाइट वॉर्स। और मंडे नाइट वॉर्स के बाद भी उनको बहुत सारी भारी कंपटीशन तो जरूर मिला है अलग अलग लोगों से, लेकिन मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि WWE हर बार सरवाइव कर चुकी है और इस समय वो एज अ कंपनी फाइनेंशियली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो कंपनी बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली, चाहे फैन बेस कितना भी छोटा हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि फैन बेस इतना ज्यादा भी छोटा है जितना हम सोचते हैं। आई थिंक क्योंकि क्राउड नहीं आ रहा और बहुत सारे रीजंस हैं, कोविड की वजह से लोगों का इन जनरल रेसलिंग से बिल्कुल इंटरेस्ट छूट गया है, क्योंकि वो जो एक मजा होता है क्राउड का, वो जो एक हाइप होती है क्राउड के अरीना में आके, तो वो डेफिनेटली मैटर करती है काफी ज्यादा। और आई थिंक जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी और उसके बाद भी अगर रेटिंग्स इंप्रूव नहीं करती हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि देन नाउ फॉरएवर वाला जो स्लोगन है वो कुछ फेक चीज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे SB क्रिकेट की तरफ से, व्हेन डिड यू स्टार्ट वाचिंग WWE? तो भाई मैं WWE देख रहा हूँ अराउंड 15-16 साल तो अब डेफिनेटली हो गए। सो इफ आई एम 22 नाउ, आई थिंक कि मैं जब 5-6 साल का था इनफैक्ट तब से ही देख रहा हूँ रेसलिंग। व्हाट अबाउट AEW इन इंडिया? तो जो लास्ट अपडेट थी टोनी शिवानी ने दी थी कि डील जो है फिलहाल बात करी जा रही है उसके ऊपर, तो 2021 में डेफिनेटली आप वेट करें, कुछ ना कुछ आएगी अपडेट। Who will win the WWE Championship, McIntyre or Orton? As I said, Randy Orton. Best Survivor Series match according to you? ये एक अच्छा क्वेश्चन है काफी ज्यादा। और मैं जब सोचूं तो आई थिंक सर्वाइवर सीरीज की हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मैचेस की जो 5-on-5 होते हैं, लेकिन यूजुअली अगर हम देखें तो सर्वाइवर सीरीज के 1-on-1 मैचेस ज्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू दिस वन। जैसे कि हम अगर ऑस्टिन वर्सेस ब्रेट हार्ट की बात करें सर्वाइवर सीरीज 1996, अगर आपने नहीं देखा वो मैच जाके डेफिनेटली देखें आप WWE नेटवर्क पे या फिर कहीं भी अगर आपको मिल जाए। और उसके अलावा ब्रॉक लेसनर वर्सेस AJ स्टाइल्स, ब्रॉक लेसनर वर्सेस डैनियल ब्रायन, जो रिसेंट मैचेस हुए थे सर्वाइवर सीरीज में, दोनों ही काफी कमाल के मैचेस थे। तो सर्वाइवर सीरीज के जो ट्रेडिशनल मैचेस हैं वो ऐसे मुझे एज सच को याद नहीं आ रहा। आई थिंक 2006 में एक बहुत अच्छा मैच हुआ था, आई थिंक 2015 वाला मैच काफी अच्छा था। अब ओवर द टॉप मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा, मेरे को शायद प्रिपेयर करना चाहिए था। मैं काइंड ऑफ इस पर सोच रहा हूँ एक वीडियो बना देनी चाहिए कि टॉप 10 मैचेस कौन से हैं, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हर्ष की तरफ से, ब्रो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन WWE रिलीजिंग जेलिना वेगा एंड कैन AJ स्टाइल्स आल्सो आस्क फॉर हिज रिलीज, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। वेल, ये चीज बहुत बेकार है कि जेलिना वेगा को WWE ने रिलीज कर दिया और बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब एलिस्टर ब्लैक इज नेक्स्ट, जिसकी होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। लेकिन आई डोंट थिंक कि एलिस्टर ब्लैक की जो स्टॉक है WWE के अंदर, जो वैल्यू है वो जेलिना वेगा जितनी कम है। जेलिना वेगा पहले अंड्राडे की मैनेजर थी, वो रोल बिल्कुल उन्होंने कमाल तरीके से करा जो वो फैक्शन बना रहे थे गार्जा और ऑस्टिन थ्योरी के साथ। लेकिन जब वो प्लान ड्रॉप करा गया और जेलिना वेगा को ड्राफ्ट करा गया, उसके बाद उनके लिए कुछ भी बचा नहीं था। और जब से ट्विच वाली चीज हुई है कि उनके चैनल्स वगैरह बैन कर दिए जा रहे हैं, आई थिंक कि ये भी एक रीजन बना कि आखिर क्यों जेलिना वेगा ने अपना रिलीज मांगा होगा या फिर WWE ने उनको रिलीज करा है। एलिस्टर ब्लैक हो सकता है कि NXT के अंदर चले जाएं, कुछ भी उनके साथ हो सकता है। लेकिन AJ स्टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी पिक्चर बिल्कुल अलग है। लास्ट ईयर वो इतने खुश नहीं थे, इनफैक्ट इसी साल की बात है कि गैलोस और एंडरसन को जब रिलीज करा गया था तो AJ स्टाइल्स बिल्कुल खुश नहीं थे पॉल हेमन से। और अब उनका भी जो चैनल है उसके ऊपर WWE ने बैन वाली चीज लगाई है। लेकिन आई थिंक अगर हम बुकिंग की बात करें तो AJ स्टाइल्स बहुत ऊपर है जब हम जेलिना वेगा और एलिस्टर ब्लैक से उनको कंपेयर करें तो। और AJ स्टाइल्स को रिलीज WWE खुद ऑब्वियसली नहीं करेगी, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो दरवाजे खुले होंगे बिल्कुल चौड़ चपट कि AJ स्टाइल भाई चलते हुए आ जाओ, चाहे न्यू जापान प्रो रेसलिंग हो या AEW हो, कोई भी कंपनी हो वहां पे AJ स्टाइल्स चले जाएंगे, तो WWE उनको रिलीज नहीं करने
होने वाली। अगला क्वेश्चन आता है आयुष की तरफ से, 2030 WWE कंडीशंस अकॉर्डिंग टू यू। भाई अगर मेरी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी होती तो मैं ड्रीम 11 में सट्टे लगा लगा के अभी तक करोड़पति बन चुका होता। 10 साल बाद की हम बात कर रहे हैं एंड एब्सोल्युटली नो क्लू। ऑब्वियसली एक चीज शायद जो कि हो जाएगी तब तक वो होगा कि विंस मैकमैन WWE के इंचार्ज में नहीं होंगे। वो जो है बेसिकली सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि तब तक वो फिजिकली या मेंटली एबल होंगे उस चीज़ को हैंडल करने की। अगर होता है ऐसा तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाऊंगा। तो वो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, लेकिन उसके बाद क्या होगा आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। और अगला और फाइनल क्वेश्चन गाइस आज आता है डेमो गॉड की तरफ से, और ये पूछते हैं भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। और पहला इनका क्वेश्चन आता है, भाई आप हमेशा कहते हो कि टोनी खान एक स्पेसिफिक बजट में काम करते हैं, तो AEW का ओवरऑल बजट कितना है? अब भाई ऑब्वियसली मैं AEW के फाइनेंशियल सेक्टर में तो काम करता नहीं, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना उनका बजट है, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि वो उनकी नेटवर्थ से काफी ज्यादा कम है। क्योंकि अगर हम शाहिद खान की नेटवर्थ देखें तो अराउंड 7-8 बिलियन US$ के आसपास है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी अपने पैसे अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करे हुए हैं, जैसे कि जैक्सनविल जैगवार्स, फुलहैम FC, उनकी कई सारी एनालिटिक्स की कंपनीज भी हैं। और उसके बाद टोनी खान ने जो AEW में इन्वेस्ट करा है वो सर्टेन परसेंटेज है उसका। और आई थिंक कि फिलहाल AEW का सबसे बड़ा गोल है एज अ बिजनेस वो है कि वो प्रॉफिटेबल रहे। वो ये नहीं चाहते कि हम इतने ज्यादा पैसे लगा दें कि वो पैसे वापस बनाने में हमको इशू हो जाए और कंपनी जो है वो दिक्कत में आ जाए। तो वो अभी स्लो एंड स्टडी वाला पेस लेकर बैठे हुए हैं, और ऑब्वियसली कोविड की वजह से उनके जो प्लान्स है वो काफी हद तक पीछे चले गए होंगे, लेकिन सेंसिबल रहना ही सही है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज पहले ऐसी रही हैं जो कि अच्छी तो जरूर थी लेकिन फाइनेंशियली अनस्टेबल होने के कारण वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। और इनका अगला क्वेश्चन है, WCW की तबाही का एक पार्ट विंस रूसो भी थे, और फिर TNA ने उनको क्यों हायर करा जबकि TNA को पता था कि ये बंदा कंपनी की वाट लगा देता है। अब आई थिंक ये एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि विंस रूसो आए और उन्होंने लिखा कि भाई हाँ WCW को मैं खराब कर दूंगा। वो भी इसी विजन के साथ आए थे कि मैं इस चीज को सही करने की कोशिश करना चाहता हूँ। वो विंस मैकमैन को ये प्रूव करना चाहते थे कि मैं तुम्हारे बिना भी एक अच्छा क्रिएटिव राइटर हूँ। लेकिन WCW में कई सारी ऐसी भी चीजें थी जो कि विंस रूसो के कंट्रोल में भी नहीं थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स थे सुपरस्टार के, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड आई थिंक अगर मुझे कोई WCW पूछता है कि आखिर तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन क्या था इस कंपनी का बंद होने का, तो मैं कहूंगा वो थे गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स जब दिए गए सुपरस्टार्स को तो उसमें इतनी पावर डाल दी थी कि कोई भी ऊपर से आ जाए, सुपरस्टार्स के पास पूरा कंट्रोल था, क्योंकि उस पर सब लोगों के साइन हो रखे थे। एंड TNA ने जब विंस रूसो को हायर करा तो उन्होंने सोचा कि ये बंदा वही क्रिएटिव जीनियस है जिसने मंडे नाइट वॉर्स की शुरुआत करी और WWE को बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो ऑब्वियसली उसका दिमाग तो अभी भी वही है और वो हमारी भी शायद मदद कर पाए। तो वो एक गैम्बल था बेसिकली, और वो TNA के लिए भी कुछ खास हद तक काम नहीं आया। तो गाइस ये है Q&A वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें। मेरी थोड़ी सी आवाज आपको शायद अलग लग रही हो बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग ऑल दैट वेल, लेकिन मैंने तब भी कहा भाई Q&A करना जरूरी होता है, मंडे को तो हम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।